हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो अभी जो ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, रेगुलर पेपर, जो फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर एग्ज़ाम हुआ है, कोड है सब्जेक्ट कोड BEE101, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये पेपर कैसा आया था। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सामने, तो सेक्शन बाय सेक्शन हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में बेसिकली सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसके साथ हम लोग एक जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं होती। दैट मीन्स फॉर आइडियल internal resistance should be equals to 0 and for practical the internal resistance should have some finite value। ठीक है, कुछ भी वैल्यू होगी जिसके कारण से आउटपुट पर मिलने वाला जो वोल्टेज है V0 उसमें ड्रॉप आ जाता है, राइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सर्किट से जो आपके सामने है, यहाँ पर आप कोई भी लोड लगाते हैं अक्रॉस दीज 2 टर्मिनल्स, यहाँ एक लोड लगा दीजिए। उस लोड लगाने के बाद इसमें से करंट फ्लो करेगा I इन दिस डायरेक्शन, लेट अस सपोज। तो इन दैट कंडीशन द KVL इक्वेशन फॉर दिस सर्किट विल बी इक्वल्स टू V0 इज़ V माइनस I इंटू R इंटरनल। ठीक है, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, यानी कि फॉर आइडियल केस में, दैट मीन्स V0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू V, डजेंट मैटर हाउ मच करंट इज़ टेकिंग फ्रॉम द सर्किट। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू है तो करंट की वैल्यू के साथ साथ हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है V0, जो लोड पे मिलने वाला है वोल्टेज, उसकी वैल्यू में चेंजेस आते जाएंगे। और वो चेंजेस हमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप दिखा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखिए करंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज V0 ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो फॉर द आइडियल केस you are having V0 is equals to V always, so this is for the ideal because करंट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में करंट से रिलेशन है, जिसमें करंट बढ़ने के साथ साथ IRin जो ड्रॉप है वो बढ़ता चला जाता है और V0 की वैल्यू जो है वो ड्रॉप होती चली जाती है। दैट मीन्स दिस इज़ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सो दिस इज़ फॉर आइडियल एंड दिस इज़ फॉर प्रैक्टिकल। तो ये सिंपल सा हमें एक्सप्लेनेशन देना है 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल। फर्स्ट है यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट एंड सेकेंड है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। सो यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट हम बेसिकली डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स, जैसे एक एग्जांपल है यूनिलेटरल का डायोड। डायोड इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल। व्हाई इज़ इट सो? आपने देखा होगा कि जो डायोड है उसमें एनोड और कैथोड होता है, जिसमें करंट की डायरेक्शन अगर एनोड टू कैथोड है तो उस कंडीशन में जो करंट है वो पास हो जाता है। और करंट पास होने का मतलब है कि जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करें तो इन दैट कंडीशन द करंट डज नॉट पास थ्रू द डायोड, मीन्स इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। सो इन द फर्स्ट केस द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज, वी कैन से 0, एंड इन सेकेंड केस द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज इनफाइनाइट। मीन्स विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहे हैं तो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इम्पिडेंस हैं, जो रेजिस्टेंस है, वो बदल रहा है। दैट इज़ वाई डायोड इज़ एन यूनिलेटरल एलिमेंट। तो डेफिनेशन के तौर पर सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन मिल गई कि दोज एलिमेंट्स विच चेंज इट्स प्रॉपर्टीज विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट आर नोन एज यूनिलेटरल एलिमेंट। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं सब यूनिलेटरल होते हैं। ट्रांजिस्टर हो गया एंड डायोड हो गया एंड और भी जितने भी सेमीकंडक्टर आपके दिमाग में आते हैं वो सब के सब एक यूनिलेटरल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। जबकि एक सिंपल जो रेजिस्टेंस है, आपने देखा होगा रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, इट विल ऑलवेज आर ओनली। इसका कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इसकी खुद की है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमें रेजिस्टेंस एक बायलेटरल एलिमेंट की तरह पर यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। तो बायलेटरल एलिमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स हो गए जिसमें किसी भी तरह से करंट की डायरेक्शन बदलने से कोई चेंजेस नहीं आते। इसमें रेजिस्टेंस आप ले लीजिए, इंडक्टेंस आप ले लीजिए, कैपेसिटेंस आप ले लीजिए, ये सारे के सारे एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं करते हैं। सो ऑल दीज आर द बायलेटरल एलिमेंट। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव की। एक्टिव और पैसिव, जैसा कि इनका नाम है, एक्टिव मतलब ऐसे एलिमेंट जो एक्टिव होते हैं। एक्टिव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मतलब है कि जो सोर्स की तरह से काम करें या फिर जो एनर्जी देते हो सर्किट को, सप्लाई देते हो, पावर देते हो।
ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स उनको कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं आप देखते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स में हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, बैटरी हो, जनरेटर तो एक मशीन हो गई, ऑल्दो जनरेटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, राइट। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे, जबकि पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जो एनर्जी रिसीव करते हैं, राइट। क्योंकि एक सर्किट जो चलता है ना वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के एलिमेंट्स को मिला के चलता है। अगर उसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा सर्किट में तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, पैसिव एलिमेंट्स को देने के लिए। और अगर सिर्फ एक्टिव ही एक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो फिर उस एनर्जी का करेंगे क्या, राइट। सो ए सर्किट मस्ट हैव एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट ऑल्सो, राइट। एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट टोटल मिला के एक सर्किट बन जाता है, राइट। तो पैसिव एलिमेंट्स में हमारे पास एग्जांपल हो गए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये तीनों के तीनों एलिमेंट एज ए पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को रिसीव करते हैं। रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट होती है जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, राइट। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डिराइव दैट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाई ए इंडक्टर इज़ ज़ीरो। एक इंडक्टर के द्वारा जो एवरेज पावर कंज्यूम होती है उसका वैल्यू हमेशा ज़ीरो होता है, ये प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक इंडक्टर है, ये L है, ये V है, एक करंट यहाँ से पास हो रहा है। V आपका है Vm साइन ओमेगा टी, राइट। इंडक्टर के अक्रॉस होने वाला जो ड्रॉप है VL, उसकी वैल्यू होती है VL इज़ LdI/dt। जब आप इसमें KVL लगाते हैं, दिस इज़ योर VL, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, आप देखते हैं कि जो V है वही VL के बराबर है, क्योंकि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज़ हेयर, ऑल द वोल्टेज विल बी अवेलेबल अक्रॉस द इंडक्टर, सो V इज़ इक्वल्स टू VL। अगर आप इसको इंटीग्रेट करके दोनों तरफ करंट की वैल्यू निकालते हैं, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ Vm हेयर, ठीक है। Vm की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ से मिल जाता है Vm साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू LdI/dt। आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt। और जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको फाइनली एक करंट की वैल्यू मिलती है एंड दैट करंट इज़ इक्वल्स टू Vm/L साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, वेयर दिस इज इक्वल्स टू Im, सो द करंट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ से आप कहते हैं कि जो वोल्टेज है इंडक्टर के केस में और जो करंट है जो इंडक्टर से जा रहा है, उन दोनों के बीच में एक फेज़ डिफरेंस है जो कि 90 डिग्री का है। फेज़र डायग्राम पे आपका वोल्टेज ज़ीरो एंगल पर प्लॉट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो हमने माना हुआ है ज़ीरो एंगल के साथ है, यहाँ पर एज्यूम्ड है कि 0 डिग्री है, तो वोल्टेज आपका फेज़ हो गया 0 डिग्री पे और करंट आपका हो गया माइनस का 90 डिग्री पे, ठीक है। ये आपका फेज़र डायग्राम है जिसमें करंट आपका वोल्टेज से लैग कर रहा है 90 डिग्री से। अब पावर की बात करते हैं। पावर के केस में हम कहते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है स्मॉल p, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू स्मॉल v इंटू स्मॉल i। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है आपका Vm साइन ओमेगा टी एंड इंस्टेंटेनियस करंट है Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है Vm Im साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पर आप साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है Vm/2 साइन 2 ओमेगा टी विद ए नेगेटिव साइन। सो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो करंट का वैल्यू आया है I इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ Im कॉस ओमेगा टी, ठीक है, दिस इज कॉस, राइट। क्योंकि आपने ऊपर जब साइन का इंटीग्रेशन किया था तो वो माइनस कॉस में बदलेगा, तो आपका जो फाइनली करंट आता है वो आता है माइनस ऑफ Im कॉस ओमेगा टी एंड व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू साइन इट बिकम्स Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, राइट। तो आप जब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए कॉस बी का, तो आपको मिलेगा 1/2 बाहर ले लीजिए, Vm Im को भी बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा साइन ए प्लस बी मीन्स साइन 2 ओमेगा टी। एक माइनस का साइन ऑलरेडी आपके पास है क्योंकि माइनस का आपका कॉस चल रहा है, उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज़ साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी विल बिकम 0। तो आपको क्या मिला है,
वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये आपको क्या कह रहा है, एक इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन आपको कह रहा है कि ये एक माइनस का साइनसोइडल फंक्शन है जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल है आपके सप्लाई से। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी तो आपके पावर की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ ओमेगा है। आप अगर इन तीनों को वेवफॉर्म पे प्लॉट करें, तीन कौन कौन से हैं आपके पास, एक v है दैट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी, आपके पास एक i है दैट इज़ आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और आपके पास एक पावर है माइनस ऑफ वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। इनकी वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको वहीं से मिलेगा कि पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। वोल्टेज है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, दिस इज़ वोल्टेज। करंट है आपका माइनस पाई बाई टू से लैग कर रहा है, तो माइनस पाई बाई टू से लैग करते हुए हम करंट को बनाते हैं। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, 0 पाई 2 पाई, दिस इज़ पाई बाई टू, दिस इज़ 3 पाई बाई टू एंड it will reach somewhere here, right? Then power is nothing but multiplied with voltage into current। वोल्टेज और करंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाई टू के बीच में ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है। यू कैन सी वोल्टेज इज़ पॉजिटिव, करंट इज़ नेगेटिव, तो द पावर विल बिकम नेगेटिव लाइक दिस। पाई बाई टू पाई के बीच में वी एंड आई बोथ आर पॉजिटिव, सो पावर विल बिकम पॉजिटिव। पाई टू 3 पाई बाई टू वोल्टेज नेगेटिव, करंट इज़ पॉजिटिव, सो पावर इज़ नेगेटिव। 3 पाई बाई टू टू 2 पाई, वी एंड आई बोथ आर नेगेटिव, सो पावर इज़ पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं ये जो कर्व बना है जिस पे मैंने लाइन अभी ड्रॉ करी है, ये कर्व जो है वो पी का है, दिस इज़ वी इंटू आई। और इस कर्व को देख के आप कह सकते हैं कि एक सप्लाई के हाफ साइकिल में, दिस इज़ टी बाई टू ऑफ द सप्लाई, पावर का एक पूरा का पूरा वेवफॉर्म कंप्लीट हो गया, राइट। अब पावर का एक पूरा वेवफॉर्म कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अगर आप एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल P इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ P dt, ये फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। और हमें ये पता है कि एक साइनसोइडल वेवफॉर्म का अगर आप एवरेज निकालें ओवर ए पीरियड ऑफ कंप्लीट साइकिल तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0, राइट। अगर आपने एवरेज वैल्यू को थोड़ा सा स्टडी किया है तो यू कैन सी द एवरेज ऑफ ए साइनसोइडल फंक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज ऑलवेज 0। सो इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी फॉर दिस पावर you have 0 to pi by 2 is half cycle of power, pi by 2 to pi another half cycle of power, and both are equal in area wise। that means half साइकिल का जो एवरेज आएगा वो अगली हाफ साइकिल के एवरेज के इक्वल होगा। तो ऑटोमेटिकली जो इस पावर के फंक्शन का एवरेज होगा, इस पावर के फंक्शन का, दैट विल ऑलवेज बी 0। तो हियर वी कैन से द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एन इंडक्टर कैपिटल P इज इक्वल्स टू 0। वाई इज इट सो? क्योंकि पावर के कर्व में जो पावर है वो साइनसोइडल फंक्शंस के बीच में स्प्लिट है हाफ साइकिल में, और उसका कम्प्लीटली 0 से पाई के बीच में आप अगर एवरेज निकालेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, राइट। सो फॉर दिस 2 मार्क क्वेश्चन हाउ मच यू शुड डू, आपको सर्किट बनाना चाहिए। सर्किट बनाने के साथ साथ वोल्टेज और करंट का फंक्शन डायरेक्टली लिख देना चाहिए, आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पावर को कैलकुलेट करने के लिए आप इतना सिंपल एक रिलेशन बना के दिखा दें कि ये इंस्टेंटेनियस पावर होता है, एंड देन फाइनली इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करके यू कैन डायरेक्टली से कि सिंस द पावर कर्व इज साइनसोइडल इन नेचर, सो द एवरेज ऑफ पावर ओवर ए पीरियड ऑफ साइकिल इज 0 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगले सवाल को देखते हैं। डी आपका पार्ट है इन ए सीरीज RLC सर्किट, RLC तीनों पैरामीटर्स आपको दिए हैं, आपसे पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर निकालिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर का भी डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है डी पार्ट के लिए। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR होती है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और क्वालिटी फैक्टर होता है 1/R अंडर रूट ऑफ L/C। इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ई पार्ट में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इंडक्टेंस of the coil in which a current of 0.2 ampere increasing at a rate of 0.4 ampere per second represents a power flow of 0.4 watt। तो इस क्वेश्चन में आपको एक इंडक्टर दिया है, एक कॉयल है बेसिकली, उस कॉयल में एक करंट है 0.2 एम्पियर का जो कि 0.4 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यू कैन से द करंट इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर, एंड जो रेट है एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड मतलब होता है di/dt, ये दिया है आपको 0.4 एम्पियर पर
सेकेंड, राइट। आपसे पूछ रहा है और साथ साथ आपको कह रहा है कि जो पावर का फ्लो है P वो है 0.4 वाट, राइट। तो इंडक्टर की बात हो रही है, इंडक्टर का वैल्यू, इंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है VL = LdI/dt होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे आपके पास di/dt यहाँ पर गिवन है, आपको L निकालने को कह रहा है, आपको V की ज़रूरत है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और एक पावर भी दिया है और पावर इक्वल्स टू होता है V/I, राइट। अब V/I में अगर आप पावर को पुट करें 0.4, वोल्टेज आपका अननोन है, करंट आपको दिया है 0.2, तो यू कैन गेट V = 0.4/0.2 दैट इज़ 2 वोल्ट्स, राइट। अब इसको उठा के ऊपर पुट कर दीजिए, VL की जगह हम पुट करेंगे, VL = 2 L हमारा अननोन है और di/dt आपके पास है 0.4, तो यू कैन गेट L = 2/0.4 इज़ 5 हेनरी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका 5 हेनरीज का आंसर आ गया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स इन अ 3-फेस इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 की बात हो रही है और 3-फेस इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। तो 3-फेस इंडक्शन मोटर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। आपने अगर चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है तो यू कैन ईजिली टेल द आंसर। 3-फेस इंडक्शन मोटर की जो 2 टाइप्स हैं उसमें से एक को हम कहते हैं स्क्वायरल केज और दूसरे को कहते हैं वाउंड रोटर। वाउंड रोटर का ही दूसरा जो नाम है वो है स्लिप रिंग। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सेकंड वाले मोटर की बात हो रही है। अब स्क्वायरल केज मोटर का जो डिसएडवांटेजेस है ओवर दिस सेकंड वन, वो डिसएडवांटेज है कि इसमें नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की थ्योरी कहाँ से आई? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 3-फेस इंडक्शन मोटर में आपको टॉर्क की वैल्यू को चेंज करने में मदद करता है, जो कि फीचर है हमारे वाउंड रोटर का, राइट। तो बेसिकली इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वी कैन नॉट कनेक्ट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर, राइट। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है वो रोटर में कनेक्ट होता है, राइट। तो रोटर में जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते तो स्क्वायरल केज का एक डिसएडवांटेज हो गया कि हम उसका टॉर्क नहीं चेंज कर सकते, जबकि वाउंड रोटर या स्लिप रिंग में कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग का जो मेन आंसर होगा वो यही होगा कि स्लिप रिंग के अंदर हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं रोटर सर्किट में, राइट। जब रोटर सर्किट में स्लिप रिंग्स लगा के हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इससे हम टॉर्क को कंट्रोल कर पाएंगे मशीन के और साथ ही साथ स्पीड को रेगुलेट कर पाएंगे। तो इट हेल्प्स टू रेगुलेट द स्पीड and to control the torque of machine by connecting an external resistance in rotor through slip ring, ठीक है। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the common problems that occur during electrical installation? तो चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वायरिंग टू द सर्किट्स एवरीथिंग। तो कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट हो सकता है कि जो वायरिंग है वो फॉल्टी हो जाए, ठीक है। जो भी हमने वायर लगाया है वो ख़राब हो, डैमेज्ड हो, जिस कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हमारा पॉइंट हो सकता है कि जो सर्किट हैं वो ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड सर्किट्स इज़ अनदर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा ओवर हीटिंग होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इंसुलेशन फेलियर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा हमारा प्रॉब्लम हो सकता है पुअर ग्राउंडिंग, हमारी ग्राउंडिंग अच्छे से ना हुई हो जिस कारण से लीकेज होने के बाद हमें करंट लगता हो, राइट। हम किसी डिवाइस को टच करें जिसकी वजह से हमें शॉक लगे, राइट। इसके अलावा चौथा हमारा प्रॉब्लम हो सकता है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ द स्विचेस। जो स्विचेस वगैरह हम लगाते हैं उन स्विचेस को सही से ना लगाया जाए, लूज़ हों, ठीक है, ख़राब हो गए हों, जिस वजह से माल फंक्शनिंग हो सकती है, शॉक लग सकता है, फायर लग सकती है,
राइट। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम हमारी हो सकती है पावर सप्लाई से रिलेटेड। पावर सप्लाई अगर हमें सही से नहीं मिल रही है, प्रॉपर नहीं मिल रही है, उतनी रिक्वायर्ड नहीं मिल रही है जितनी हमें ज़रूरत है, जिस वजह से हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो ख़राब हो जाएंगे। आपने देखा होगा मशीनें आराम से ख़राब हो जाती हैं अगर वो प्रॉपरली सप्लाई उनको ना मिल रही हो, राइट। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में दिक्कतें आ सकती हैं, राइट। अब इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में आप एक एक दो दो लाइन इनके रेस्पेक्ट में आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो ये एक डिटेल हमने डिस्कशन किया है सेक्शन ए के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आए और आप दोबारा इस तरह के सवालों को जब भी देखें तो आप बहुत एक अच्छा क्वालिटी आंसर पेपर में लिख के दे सकें, राइट। तो थैंक यू ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल कम बैक अगेन फॉर सेक्शन बी डिटेल डिस्कशन, राइट। टिल देन, थैंक यू।